हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहां पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था एल्बिडो और वायु दाब के बारे में, और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन किन कारणों से वायु दाब जो है वो इफेक्टिव होता है उसको आज हम जानने वाले हैं। वायु दाब को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारक है वो तापमान, टेम्परेचर है। ठीक है, जब भी तापमान बढ़ेगा, जब भी तापमान, जैसे एक बंद बॉक्स में मान लीजिए इसको जब गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, जब इसमें तापमान टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस पे चारों सरफेस गर्म करेंगे इसको बॉक्स को, तो तापमान जब बढ़ेगा तो गैसों का प्रसार तेजी से होता है। ठीक है, गैसों का प्रसार तेजी से होता है। ठीक है, तापमान बढ़ने के कारण गैसों का जो प्रसार है वो तीव्र हो जाता है। यानी प्रसार का मतलब फैलना, गैसें दूर खिसकना, पास पास है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण दूर दूर होने लगते हैं। ठीक, तो पृथ्वी एक डब्बा नहीं है, खुला एरिया है। ठीक है, तो जब भी तापमान बढ़ेगा, तापमान जब भी बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, वायु दाब कम होगा, तापमान बढ़ने के कारण वायु दाब कम होगा। ओके, इट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर में व्युत्क्रमण संबंध है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो वायु दाब कम हो जाएगा, अगर वायु दाब ज़्यादा है कहीं पे तो वहाँ तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यही कारण है, इसी कारण विषुवत रेखा पर जो 0 डिग्री का अक्षांश होता है, विषुवत, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, वहाँ वायु दाब कम होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ प्रॉपर मिलती है बराबर, और ध्रुवों पर वायु दाब कम होता है क्योंकि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। ये पिछली क्लासों में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ देख लीजिएगा। पहला कारक था तापमान, दूसरा पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक गति भी वायु दाब को प्रभावित करती है। ठीक है, पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर उपकेंद्रीय बल और विषुवत ध्रुवों पर अपकेंद्रीय बल लगता है। विषुवत रेखा पर उपकेंद्रीय बल और ध्रुवों पर अपकेंद्रीय बल। जब भी वायु अपकेंद्रीय बल और उपकेंद्रीय बल, पहले बता देता हूँ, उपकेंद्रीय बल जो है वो धकेलने का काम करती है, जो निकट गैस है, जो कण निकट आएगी गैस है उसको धकेलने का, और अपकेंद्रीय बल जो है वो खींचने का कार्य करती है, निकट लाने का। ठीक है, ये पास लाने का कार्य करेगा और ये दूर धकेलने का कार्य करती है। तो जब भी गैसें वायु ऊपर उठती है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से टकराएगी तो अपकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल लगने के कारण, उपकेंद्रीय बल लगने के कारण वो दूर होगी, क्योंकि उपकेंद्रीय बल उसे धकेलेगा। ठीक है, और जब पोल ध्रुवों की तरफ वायु गिरेगी तो वो उसे और खींचेगा। क्यों? क्योंकि अभी केंद्रीय बल लग रहा है वहां पे। ठीक है, ये दो रीजन आगे देख लेते हैं और कौन कौन से कारक है जिसके कारण वायु दाब प्रभावित होती है। ठीक है, तीसरा जो रीजन है वो समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी
वायु दाब जो है वो कम होगा, एयर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों? इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायु की सघनता जो है वो कम हो जाती है। जब वायु की सघनता ही कम हो जाएगी तो वायु दाब लगेगा ही नहीं, तो वायु दाब कम होगा। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब धरातल से ऊंचाई की बात हो रही है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लेन पे वायु ज़्यादा होगी और कहीं हाइट पे हम होंगे तो वायु कम होगी वहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैं बेहतर ढंग से आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जहाँ वाष्पीकरण के बारे में मैंने आपको समझाया था और क्वथनांक के बारे में भी समझाया था। वहाँ भी ये रीजन बढ़िया से मैं बता चुका हूँ। क्वथनांक, यहाँ पानी जल्दी उबलेगा, यहाँ पानी कम उबलेगा, इसके रीजन में भी जो उसका रीजन था सेम वही रीजन यहाँ है। क्योंकि धरातल पे जैसे नीचे होंगे, समुद्र तल की हाइट पे होंगे, वायु ज़्यादा होती है, वायु की सघनता ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायु की सघनता कम होगी। ठीक है, सघनता कम होगी तो वायु के कारण ही वायु दाब लगती है, तो जहाँ वायु ही कम हो जाएगी तो वायु दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट बढ़ने पर क्या होगा? प्रेशर डाउन होगा। ठीक है, अगला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, ध्रुवों की तुलना में ज़्यादा है। ठीक, यहाँ देख रहे होंगे ये त्रिज्या जानते होंगे आप। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों की त्रिज्या कम है, भूमध्य रेखा की त्रिज्या ज़्यादा है। त्रिज्या ज़्यादा होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है। तो जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है वहाँ पे वायु दाब ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वायु को खींचेगा। ठीक है, और यहाँ वायु एज कंपेयर टू पोल, यहाँ वायु दाब कम होगा। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण ये वायु को कम खींचेगी। और अभी पीछे मैंने बताया आपको कि यहाँ उपकेंद्रीय बल दोनों रीजन है, इसी कारण भूमध्य रेखा पर वायु दाब कम हो जाएगा और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा है और अभिकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है, इसके कारण वायु दाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चांद की जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। ठीक है, 1/6। इसी कारण चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने के कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण वायु दाब नहीं है। वो पिछली क्लास, कल की लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैं बता चुका हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण एक विशेष तरह का डिजाइन किया हुआ ड्रेस जो होता है वो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको पहनाया जाता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर वायु दाब ज़्यादा होगा और भूमध्य पर वायु दाब कम। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ कम है भूमध्य पर और ध्रुवों पर ज़्यादा है। अगला जो पॉइंट है जलवाष्प। जलवाष्प भी वायु दाब को प्रभावित करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। जलवाष्प यानी जल की जो वायु में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, आर्द्रता, वायु के साथ साथ पानी का भी उसमें मिक्सअप होना, वो जलवाष्प है। ठीक है, जलवाष्प के कारण वायु जो है वो हल्की हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जलवाष्प के कारण वायु हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक, ये वायु, मान लीजिए एक वायु की, अब इसके अंदर अगर जलवाष्प आ जाए,
यहाँ जलवाष्प इतना पोर्शन अगर ले लेता है तो वायु की जो मात्रा है वो यहाँ कम हो रही है। ठीक है, वायु का घनत्व कम होने के कारण वायु क्या होगी, हल्की हो जाएगी। वायु हल्की होने के कारण वायुदाब क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, यानी जलवाष्प के कारण वायुदाब कम लगती है, वायु हल्की हो जाती है क्योंकि वायु का घनत्व कम हो जाता है। वायु हल्की होने के कारण वायुदाब कम लगेगी। ठीक, और सूखी वायु, शुष्क वायु जो होती है, यानी बिना आर्द्रता वाली जो वायु होगी, शुष्क वायु, वो भारी होती है। ठीक है, शुष्क वायु भारी होगी तो वायुदाब ज़्यादा होगा। वायुदाब क्या होगा, ज़्यादा। ठीक, जलवाष्प बता दिया मैंने आपको। मान जब जल की बूंद, जल का वायु में मिश्रण होना, यानी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, उसके कारण जलवाष्प जब हो जाती है वायु के ड्रॉप्स में, तो वायु का जो घनत्व वो कम हो जाता है, जिसके कारण वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, क्योंकि वायु की मात्रा कम हो चुकी है, उसमें आर्द्रता आ चुकी है, वायु की मात्रा कम हो जाती है तो वायु हल्की हो जाती है। वायु हल्की होने के कारण वायु दाब कम लगेगी, और शुष्क वायु जो होती है वो भारी होती है तो वायु दाब ज़्यादा लगाएगी। ओके, अगला वायु दाब का कलिक परिवर्तन, यानी सीजनली जो चेंजिंग आती है वायु दाब में, उसकी बात की जा रही है दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। जनवरी का जो सीजन होगा ये उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, जनवरी में शीतकाल। ठीक है, विंटर सीजन शीतकाल होगा, यानी टेम्परेचर कम तो दाब क्या होगा, अधिक। फर्स्ट पॉइंट ही मैंने बताया आपको कि तापमान अगर बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण गैसों का प्रसार, गैसों के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, टूटते हैं, और गैसों का प्रसार होने के कारण वायु फैल जाता है, तो वायु के फैलने के कारण दाब कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव में जनवरी के महीने में शीतकाल में तापमान कम होगा। अगर तापमान कम हो रहा है तो गैस प्रसार नहीं होगी गैसों का, तो गैसें इकट्ठी एक जगह ज्यादा रहेगी, तो वायु जब ज्यादा मात्रा में रहेगी तो वायु दाब ज्यादा होगी। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, ग्रीष्मकाल होगा, यानी समर। ग्रीष्मकाल होगा तो तापमान ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वही अगला जुलाई में, जैसे जुलाई या मई, जुलाई के सीजन में उत्तरी ध्रुव में कौन सा सीजन, ग्रीष्मकाल तो तापमान ज़्यादा व दाब कम, और दक्षिणी ध्रुव में शीतकाल, विंटर सीजन, शीतकाल यहाँ जाता तो तापमान क्या होगा, कम व दाब ज़्यादा। ठीक है, तो ये कलिक परिवर्तन हो रहा है, यानी 6 मंथ के हिसाब से अगर देखो आप, जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण सीजनली दोनों ध्रुवों पर दाब में भी, वायु दाब में भी परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि तापमान बदल रहा है। तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होगा, तापमान कम होगा तो दाब ज़्यादा होगा। ओके, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए कि तापमान बढ़ने के कारण वायु दाब कम होता है, और
तापमान कम होने के कारण वायु दाब ज्यादा हो गई, यानी एक दूसरे के दोनों अपोजिट, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ये भी पढ़ा चुका हूं पहले कि जनवरी में यहां अगर सर्दी है तो दक्षिणी ध्रुव में गर्मी, और जुलाई में अपने यहाँ गर्मी होती है तो दक्षिणी ध्रुव में सर्दी। इसका रीज़न और इसका कारण भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। मोशन ऑफ अर्थ की जो क्लास है उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो दाब प्रवणता। दाब में अंतर या दाबांतर, दो स्थानों के दाब में जो अंतर होगा उसको दाब प्रवणता कहेंगे। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, वैसे ये दाब प्रवणता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। दो स्थानों के दाब में अंतर को या दाबांतर, दाबांतर को ही दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जितना अधिक दाबांतर होगा उतना ही अधिक वायु दाब होगा। ठीक, बताया मैंने दाब, वायु दाब जो है वो वायु की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो जहां मतलब कि दाबांतर जो है, अगर दो स्थानों पर जितना अधिक दाबांतर होगा यानी वायु के दबाव, वायुमंडल यानी वायु दाब में उतना ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा उस स्थान पर। ठीक है, तो जितना अधिक दाबांतर, दाबांतर यानी दो स्थानों के दाब के अंतर की बात हो रही है, तो वायु दाब में भी अंतर होगा तभी दाबांतर मिलेगा। तो जितना अधिक दाबांतर देखने को मिलेगा किसी स्थान पर तो उतना ही अधिक वहां पे क्या होगा, वायु दाब होगा। ठीक, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिएगा ध्यान से और याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब अब हम बढ़ेंगे यहां से, अब ये हर जगह इंपॉर्टेंट होता जाएगा। भले कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर या कुछ भी पढ़े यहां से, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला जो पॉइंट समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं भी वही है जो समताप रेखाएं, आइसोथर्म लाइन की जो बात की थी हमने, इसको इंग्लिश में आइसोबार लाइन कहते हैं। पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो समदाब रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, ओके, इसको उतार लीजिए। थैंक यू साथियों, इसी के साथ आज की जो हमारी ये क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। अगली जो टॉपिक है वायु दाब पेटियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत डिफिकल्ट लगता है। बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से मैं इसे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वायु दाब पेटियां या वायु दाब बेल्ट कह लीजिए, उसकी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा उसे, वायु दाब पेटियां। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।